हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद दी शॉर्ट नोट्स। शुरू करते हैं। इसमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपने। तो स्टार्टिंग विद सबसे बेसिक्स अपने की एक्सप्रेस कैसे करना है रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। तो दो लोगों के तौर पे हो सकता है। पहली बात तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम देख रहे हैं, हम प्लॉट क्या कर रहे होते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पर बस डिफरेंस क्या है, रिएक्टेंट्स के टर्म्स में रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने वाली है विद टाइम, इसलिए आपका रेट इज आपका माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। लेकिन यही अगर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स देखें तो डिफरेंस क्या है, जस्ट साइन आपका पलट जाएगा। ठीक है, दिस इज फॉर एनी जनरल रिएक्शन, आपका रिएक्टेंट्स गोइंग टू प्रोडक्ट्स इस तरीके से। फिर नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें यूनिट्स की बात करें, अगर यूनिट्स क्या रहते हैं ऑफ अ रेट ऑफ अ रिएक्शन। अब जो आप ये एक्सप्रेशन देख ही रहे हो इस तरह से, अब बस इसमें ये है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है, हमने जैसे इक्विलिब्रियम में भी देखा है कि इट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो थोड़ा कॉन्टेक्चुअल हो जाता है। अगर एक्टिविटीज सारे लोगों की एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में, उनके कॉन्सेंट्रेशन अगर हम ले रहे हैं मोलैरिटीज, इन दैट केस यूनिट्स क्या हो जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन के, मोलैरिटी के क्या यूनिट रहेंगे, मोल पर लीटर। एंड डिनोमिनेटर में आपका टाइम इनवर्स का यूनिट आएगा, लेट्स से सेकंड इनवर्स, इस तरीके से। लेकिन यही अगर आपके गैसियस रिएक्टेंट्स होंगे तो एक्टिविटीज उनकी कैसे हम ले रहे होंगे, उनके प्रेशर्स के तौर पे। तो फिर कोई प्रेशर का यूनिट होगा, लेट्स से आपका एटीएम सेकेंड इनवर्स, या फिर आपका हो सकता है बार सेकेंड इनवर्स। ठीक है, एमएम ऑफ एच जी, टॉर वगैरह, इस तरीके से प्रेशर के यूनिट आने लग जाएंगे। फिर ये वाली चीज अगर हम देखें कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट के बीच में डिफरेंस क्या रहते हैं, तो ये जैसे आप फिजिक्स में भी अपना देखते हो, ठीक है, काइनेमेटिक्स वगैरह में ये सारा डिस्कशन आपका 11th के स्टार्टिंग से रहता ही है। तो लेट्स अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, दो ग्राफ बना के देखते हैं। एक ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स, वेराज दूसरे ग्राफ में क्या प्लॉट कर रहे हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद टाइम। तो जैसे कि हमने पहले भी देखा, फंडामेंटली डिफरेंस ही वही है उनकी डेफिनेशन में, रिएक्टेंट है जिनकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है विद टाइम, प्रोडक्ट्स की बढ़ रही है। तो ये वाला ग्राफ आपका नेगेटिव स्लोप के साथ एग्जिस्ट करेगा, वेराज ये वाला ग्राफ आपका पॉजिटिव स्लोप के साथ एग्जिस्ट करेगा। एंड अगर किसी दो टाइम इंटरवल के बीच में, लेट्स से T1 T2, हमको अगर इवेल्युएट करना है एवरेज रेट, तो देन दैट विल बी इन टाइम इंस्टेंसेस पे जो कॉन्सेंट्रेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं आपकी R1 और R2, एंड ऑन दैट बेसिस रेट एवरेज इज आपका नेगेटिव R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। बट एज अपोज टू दिस, अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें एट एनी टाइम इंस्टेंट t, तो वो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। तो उस बेसिस पे आपका रहेगा, हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उसको। सिमिलरली ये लॉजिक हम प्रोडक्ट्स में भी लगा सकते हैं, आपका एवरेज रेट वर्सेस आपका इंस्टेंटेनियस रेट। अब एक चीज हमने ये भी देखी कि कोई भी अगर जनरल हम केमिकल रिएक्शन अगर इस तरह से लिख रहे हैं, ए प्लस बी, बी इज गिविंग सी टाइम्स सी प्लस डी डी, इस तरीके से। तो ऐसे में रेट ऑफ द रिएक्शन अगर हमको लिखना है, हमको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि
ऑब्जर्वर जो अपना है, चाहे किसी के भी रिस्पेक्ट में अगर रेट ऑफ रिएक्शन कोट कर रहा है वो रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी या फिर प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी, तो हर तरफ से सेम आंसर आना चाहिए। ये इंश्योर करने के लिए हमको करना क्या पड़ता है कि रेट इज, इंस्टेड ऑफ राइटिंग जस्ट अपना माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, क्या यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है इसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए डिनोमिनेटर में। इसी तरीके से -1/b टाइम्स ऑफ डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, प्रोडक्ट के केस में साइन आपका पॉजिटिव +1/c, एंड लाइकवाइज आपका ये चीजें हो गई। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, ब्रॉड सेंस में अगर हम बात करें तो आपकी एक तो एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। मोस्टली टेंडेंसी रहती है कि आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड अगर केमिकल्स लेके आते हो तो ज्यादा तेजी से होता है रिएक्शन, ज्यादा अगर कोलिशंस हो रहे होते हैं तो। इसलिए पहला हमारा क्या है, डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशंस या फिर प्रेशर्स ऑफ, लेकिन खाली अपने रिएक्टिंग स्पीशीज। हमने देखा इस चैप्टर में कि प्रोडक्ट साइड ऑफ द इक्वेशन पे डिपेंडेंसी बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, वो नहीं अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसी सिमिलरली अगर हम देखें, दूसरा एक मेजर फैक्टर क्या रहता है आपको लगता है कंट्रीब्यूटिंग, लेटर हाफ ऑफ द चैप्टर में जो आता है आर्हेनियस इक्वेशन में हिंट। ठीक है, टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। एंड फाइनली हम देखेंगे जो कैटालिसिस वाला फंडा है अपना, कैटलिस्ट को यूज करके हम ऑल्टर कर सकते हैं पाथवे, मैनिपुलेट कर सकते हैं हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, और उस तरीके से इंटर्न हमारे रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन सारे चेंज हो जाते हैं। तो ब्रॉडली ये चीजें हैं जो डिस्कस होती हैं इस चैप्टर में। अब जो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन है, दैट गोज बेसिकली लाइक कि अगर अगेन यही रिएक्शन हम उठा लेते हैं, सबसे जेनेरिक फॉर्म हमारा, तो उन्होंने कहा था कि दे ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ द रिएक्शन इज कमिंग आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। ऑब्वियसली दिस इज फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन। अब वो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है वो आगे जाके डिस्क्राइब होता है इस चैप्टर में सही से, बट फॉर द टाइम बीइंग इट इज ठीक है इस तरीके से। तो अब वो प्रोपोर्शनैलिटी को भी अगर इक्वालिटी बनाएंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज रेट इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ a की पावर a, b की पावर b। तो हेंस सब इसमें समझ आ रहा है कि रेट कांस्टेंट सिंपली होता क्या है, इट इज दिस रिक्वायर्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक, यहां तक भी। इसके आगे देखते हैं और टर्म्स थोड़े हमारे डिफाइन करते हैं। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, अब लेट से अगर यही रेट लॉ था तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो रहा है आपके हिसाब से फॉर दिस रेट लॉ, a प्लस बी। ठीक है, तो ऑर्डर वैसे डेफिनेशन वाइज अगर आप देखो तो इट इज, क्या आप लिख के चलोगे कि आपके जो सारे पावर्स हैं उनका सम यहाँ पे, ठीक है, जो आपके रेट एक्सप्रेशन में आ रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, ऑर्डर इज सिंपली a प्लस b, इस तरीके से। अब थोड़े एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स पे फोकस कर लेते हैं कि एनसीईआरटी कौन से स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स उठा रहा है, बिकॉज हम देख रहे हो टेंडेंसी है कि उन्हीं रिएक्शंस को फिर वो यूज करके सारे आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, असर्शन, रीजन वगैरह भी करता है। तो थोड़ा बेटर है अगर पहले से वो रिएक्शन भी थोड़ा रटा हो, फेमिलियरिटी हो। तो पहला एग्जाम्पल जो लेके चलते हैं आपका, एक वो दिखाना चाह रहे हैं कि आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल। तो इसलिए रिएक्शन उन्होंने लिया है आपका, एक तरीके से आप मान के चलो जो फोटो हैलोजनेशन में जो लास्ट स्टेप होता है ना, जहाँ पे आपका CHCl3 प्लस Cl2 क्या दे देगा ये, ठीक है, CCl4
सब्स्टिट्यूशन ये जो रिएक्शन होगा प्लस HCl। तो ऐसे में वो समझा रहा है कि आपका रेट एक्सप्रेशन इस तरीके से आ रहा है कि CHCl3 की कॉन्सेंट्रेशन की तो पावर 1, बट Cl2 की वो समझा रहा है कितना आ रहा है, हाफ। तो ओवरऑल यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना हो गया, 3/2। अच्छा, इसमें भी ये हाफ कैसे आ रहा है ये आपको समझ आ रहा है, आप इसको इमेजिन कर सकते हो, बिकॉज इस रिएक्शन का जो पहला स्टेप है, जो स्लो स्टेप है, जहाँ पे आपका जनरेट होना होता है फ्री रेडिकल, तो उसमें अगर आप इक्वेशन देखो इस तरीके से आप लिखोगे, Cl2 टूट के क्या दे रहा है, 2 Cl डॉट। तो एक्चुअली तो वो Cl डॉट अपीयर करना चाहिए था रेट एक्सप्रेशन में, रिएक्ट तो वो कर रहा है जाके CHCl3 के साथ, पर इसको अगर हम एक्सप्रेस करेंगे, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मैं लिख दूं कि इक्विलिब्रियम इज आपका कैसा दिखाई देगा, ये Cl डॉट का स्क्वायर अपॉन Cl2। तो यहाँ से समझ आ रहा है कि जब Cl डॉट की कॉन्सेंट्रेशन आपको लेनी होगी, इसको भी आप इस साइड ट्रांसपोज करोगे और अंडर रूट ले लोगे, तो क्लोरीन के टर्म्स में कैसा हो जाएगा, पावर हाफ। तो ये यहाँ पे सटल इन्होंने हिंट्स दे रखे हैं, जिनको ये यूज करके आपने देखा आगे क्वेश्चंस में इस तरह के यूज भी करते हैं। ऐसे ही अगर नेक्स्ट हम देखें इक्वेशन जो इसने यूज कर रखी है, तो जो आगे जाके जो ये पढ़ाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसका एग्जाम्पल कोट कर रखा है आपका एस्टर हाइड्रोलिसिस का, जिसमें कि हमने देखा है कि इक्वेशन किस तरीके से दिखाई देती है। आपका रिएक्शन तो इस तरीके से कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, एक सेकेंड, एस्टर हाइड्रोलिसिस कह रहे हैं ना, रिवर्स रिएक्शन अपना, कि एस्टर प्लस वाटर इन एसिडिक या बेसिक मीडियम गिविंग आपका एसिड प्लस अल्कोहल। तो यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन किस तरीके से आ रहा है कि एस्टर की पावर 1 लेकिन वाटर की पावर 0, इस तरीके से। इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन से ये इंडिपेंडेंट क्यों चला गया, क्या बुलाते हैं इसको, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपना। तो इस तरीके से इन्होंने स्टाइल से एग्जांपल्स यूज कर रखे हैं। यूनिट्स की बात करें अगर रेट कांस्टेंट की फॉर स्पेसिफिक ऑर्डर्स ऑफ द रिएक्शन, तो इसको देख लेते हैं एक बार। अब आपका अगर लेट से 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो आप इसमें रेट एक्सप्रेशन कैसे लिख रहे हो, ठीक है, किस तरीके से रहेगा फिर ये, रेट इज आपका K टाइम्स रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पावर उसका 0। तो डिमेंशनल एनालिसिस अगर आप करोगे, अब जो हमने देखा था पहले रेट के जो यूनिट्स आ रहे थे, वही अब K के यूनिट्स भी आने पड़ेंगे एग्जैक्टली, बिकॉज यहाँ से तो कुछ भी नहीं आ रहा, एनीथिंग टू द पावर 0 1 बन जाएगा ये डायमेंशनलेस। तो हेंस रेट के हमने यूनिट्स देखे थे जिस तरीके से थे, K के भी क्या हो जाएंगे यहाँ सेम, मोल पर लीटर पर सेकंड इनवर्स। और ये चीजें मैटर कर जाती है, हमने देखा है इनडायरेक्टली क्वेश्चंस में कि कभी कभार वो आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नहीं बताते हैं, लेकिन रेट कांस्टेंट के यूनिट से आपको खुद ही पता लगाना पड़ेगा कि वो क्या है। तो यही प्रोसेस अगर हम रिपीट करें फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब क्या डिफरेंस रहेगा, अब ऐसा दिखाई देगा, रेट इज के कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। तो ये जो मोल पर लीटर वाला पोर्शन था वो तो यहीं से आ जाएगा। तो ऐसे में आपके रेट कांस्टेंट के यूनिट खाली बच के आ जाएंगे, सेकंड इनवर्स या टाइम इनवर्स के यूनिट्स आ जाएंगे। ये पहचान होती है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। और ऐसी एक आखिरी हम किसका देखते हुए चलेंगे फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका सिंस रेट एक्सप्रेशन इज लाइक दिस, रेट इज के रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2, हेंस अब यहाँ से वो थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, कम करवाना पड़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन का उल्टा अगर हम लेंगे इनवर्स, क्या आएगा, मोल इनवर्स लीटर। और फिर हम देख रहे हैं एक ये कांस्टेंट फीचर बन जा रहा है, सेकंड इनवर्स तो हमेशा ही रहेगा एक्सप्रेशन में, क्योंकि वो टाइम इनवर्स वाला पोर्शन आ ही नहीं सकता कॉन्सेंट्रेशन वाले
कंपोनेंट से। तो ये सेक्शन क्लियर है, इससे आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है रिएक्शन की, बताओ कि कितने आपके साइमल्टेनियसली मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे होने चाहिए अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी फॉर द रिएक्शन टू अकर सक्सेसफुली। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या फिर स्पीशीज। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था फ्री रेडिकल भी हो जाते हैं। स्पीशीज कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली फॉर रिएक्शन टू अकर, ये चीज है हमारा। तो अगेन थोड़ा इसकी अगर डेप्थ में जाएं कि एनसीईआरटी ने एग्जैक्टली एग्जांपल्स कौन से यूज कर रखे हैं, कल को अगर वो यूज करे अपने स्टेटमेंट्स में। तो आपका यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में उसने ले रखा है डीकॉम्पोजिशन आपका, ठीक है, उसने ले रखा है आपका अमोनियम, NO2 को क्या बुलाओगे, अमोनियम नाइट्राइट, ठीक है, और NO3 होता तो अमोनियम नाइट्रेट, उस तरीके से। उसने तो ये दे रखा है एनसीईआरटी ने, पर लगे हाथ ये दूसरा फॉर्मूला भी लिख लेते हैं बिकॉज ये दोनों इक्वेशंस इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको जब वो हीट कर रहे हैं, इन इक्वेशंस को भी याद रखने का तरीका क्या है, आप देखो कोशिश हमारी ये रहेगी, लेट्स से जो दोनों नाइट्रोजन है इनको क्लब कर दिया, और इसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ दिख रहा है सफाई से 2 वाटर मॉलिक्यूल बन पा रहे हैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन तो यही है, वेराज नीचे वाली इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन 4 है पर ऑक्सीजन 3 है, तो आप 2 वाटर मॉलिक्यूल भी निकालोगे तो एक ऑक्सीजन आइटम बच जाता है। तो बस डिफरेंस क्या है नीचे वाली इक्वेशन में, वो इधर आ जाता है वो ऑक्सीजन आइटम N2O प्लस 2H2O। पर जैसे कि हम देख रहे हैं रिएक्टेंट साइड पे ये अकेला ही है, ये किसी से कोलाइड नहीं कर रहा है। तो टिपिकली इस तरह के एग्जांपल्स रहते हैं। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन अगर हम देखें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस किसी तरीके के आप ले लो। एनसीईआरटी ने क्या एग्जांपल यूज कर रखा है, 2HI गिविंग आपका H2 प्लस I2। बट मजेदार बात क्या है इस रिएक्शन के बारे में कि जैसे ही हमने देखा इक्विलिब्रियम में भी ये काफी पॉपुलर रिएक्शन था, रिवर्सिबल होता है। इसको अगर आप दूसरी तरफ से भी लिखते तो सेम ही बात होती, इसका बैकवर्ड रिएक्शन भी अगर, तो ये चीज है। एंड यहाँ पे बस थोड़ा आप ध्यान रखना, मिसलीड मत हो जाना कि जस्ट आपको एक रिएक्टेंट दिख रहा है तो आप यूनिमॉलिक्यूलर कर लो, इनको कितनों को कोलाइड करना पड़ रहा है साइमल्टेनियसली। 2HI के मॉलिक्यूल जब कोलाइड कर रहे हैं तभी ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें मॉलिक्यूलरिटी 3 का एग्जांपल जो इन्होंने दे रखा है, जो आपका ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस होती है पी ब्लॉक में, जो हम देखते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3। तो उसमें बीच में एक इक्वेशन आती है, जब जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बन रखी होती है NO, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करना पड़ता है। अब हम जैसे उसको जल्दबाजी में वहां पे क्या लिख देते हैं इस इक्वेशन को इस तरीके से, ठीक है, ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा होता है एट द टाइम, पर इसका अगर ये फ्रैक्शन हम एलिमिनेट करें, पूरी रिएक्शन अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो कैसे दिखाई दे रही है, 2NO प्लस 1O2 गिविंग 2NO2। एंड इस साइड पे अगर आप देखो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई है अब, 2 + 1 3, ठीक है। अब इसके आगे का ये स्टेटमेंट टैकल करते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी अगर एक बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है तो उससे क्या कन्वे हो रहा है कि वो फीजिबल तो नहीं रहा होगा, ठीक है। बहुत सारे मॉलिक्यूल आके साइमल्टेनियसली कोलाइड करने के तो उनके प्रोबेबिलिस्टिकली अगर आप देखोगे, ठीक है, स्टेटिस्टिकली तो बहुत ही कम चांस रह जाएगा, ना के बराबर, बिल्कुल नेग्लिजिबल, बिल्कुल ही जीरो। तो वो ये इंडिकेट करता है फिर कि अगर कुछ आपका केमिकल इक्वेशन अगर रिप्रेजेंट ऐसा कर भी रहा है कि 4 या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं, पर वो फिर सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं रहा होगा, बिकॉज एक स्टेप में तो मैक्स टू मैक्स मॉलिक्यूलरिटी 3 तक ही हमको एक्सेप्टेबल है। ये जो यूनिमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर, टर्मॉलिक्यूलर है, इनको हम बुलाएंगे क्या, दीज आर आर एलिमेंट्री रिएक्शंस, जो थोड़ी देर पहले भी मेंशन करा था। एलिमेंट्री रिएक्शंस एज द नेम सजेस्ट, एलिमेंट्री का मतलब क्या, बिल्कुल ही सिंपल, ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शंस।
इस तरीके से। आगे जाके हमको एक ये डिस्कशन भी करना है। अब ये सिंगल स्टेप रिएक्शन अगर है तो इसमें आपका जस्ट एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रहेगा, इंटरमीडिएट नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसको भी दोबारा भी आगे जाके डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस में भी इन्वॉल्व है। बताओ साथ में। वो सेम बात है, ट्राई मॉलिक्यूलर भी उसको कह सकते हैं और टर मॉलिक्यूलर भी वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए जानबूझ के ये वाला लाए हैं टर्म, जिससे फेमिलियराइज थोड़ा हो जाओ। ठीक है, बाद में वही वाली चीज है कि एग्जाम में देख के इसको कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये क्या चीज थी। तो मॉलिक्यूलरिटी अगर आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ रही है, इसका मतलब कि इट इज नॉट एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एंड इन दैट केस अगर उसको ये नहीं बुलाते तो फिर उसको बुलाते क्या इंस्टेड? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जिसका कि मतलब क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नथिंग बट, ठीक है, मल्टीपल स्टेप्स, मोर देन वन स्टेप, वेयर ईच इंडिविजुअल स्टेप इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ आपके मल्टीपल एलिमेंट्री रिएक्शन स्टेप्स। ये चीज हो गई। आरडीएस पढ़ी थी फिर हमने एक चीज, आरडीएस का फुल फॉर्म बीइंग रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। और इसकी भी काफी अच्छे से आदत पड़ चुकी होती है, बिकॉज ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह हर जगह ये अपीयर कर रहा होता है, हमारे वहां भी रिएक्शन मैकेनिज्म्स में। ओवरऑल फंडा बीइंग कि आपका जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसका हम रेट डिफाइन, अब वो मल्टीपल स्टेप्स है तो हम क्या कर रहे हैं उसमें से एक स्टेप चूज कर ले रहे हैं उसका रेट एक्सप्रेशन बनाने के लिए, जो कि उसका स्लोएस्ट स्टेप है, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, मेजॉरिटी टाइम ऑक्यूपाई हो रहा है, इस तरीके से। तो अब ये थोड़े फाइनर पॉइंट्स, इन पे भी संभावना होती है कि काफी ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, हमने देखा है ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्यूलरिटी का यहाँ पे लॉजिकली जो डिफरेंसेस हैं। पहली बात तो वैल्यूज के टर्म्स में देख लेते हैं। रेंज ऑर्डर आपका कैसा हो सकता है? कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, सब चलता है यहाँ पे इस तरीके से। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या है? मॉलिक्यूलरिटी इज 1 या 2 या 3, सिंपली यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर, टर मॉलिक्यूलर जो अपना है। ठीक है, ध्यान रहे एक जो ये ट्रिक क्वेश्चन भी आता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है, एक इनके बीच में कोरिलेशन क्या है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपका एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम बोल के चलेंगे कि आपका मॉलिक्यूलरिटी इज सेम एज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जैसे ऊपर भी जो हमने वो, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन जहां पे लिखा था। ठीक है, तो एक ये चीज भी यहाँ पे एक साइड नोट ऐड कर लो कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी। ठीक बात। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए यहां पे लोग अटकते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है? जस्ट फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बताओ थोड़ा याद करके, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का आपका, एक सेकेंड, क्या क्या रह गया यहाँ पे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपका ऑर्डर क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर क्या होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का? ठीक है, आरडीएस के टर्म्स में हम दे रहे हैं ना, तो इट विल बी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप, या सिंपली आरडीएस अगर लिख दें। लेकिन पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अगर हम बोले मॉलिक्यूलरिटी क्या है, तो हम बोलते हैं कुछ नहीं होता है, नॉट डिफाइंड या मीनिंगलेस आपका। ठीक है, बस हम जो स्लोएस्ट स्टेप है उसकी मॉलिक्यूलरिटी को उधार ले रहे होते हैं, उसकी मदद से रेट एक्सप्रेशन जनरेट कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि ऑर्डर भी वही है। पर ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कुछ भी नहीं है। ठीक है,
उसको मॉलिक्यूलरिटी ऑफ आरडीएस मत टिक कराना, इस चीज को यहां पे मत कराना। ठीक है, क्लियर है ये मैसेज? बाकी हम देख रहे हैं आपका, ठीक है, एप्लीकेशन डोमेन यही वाली चीज हो गई, ये जो ऊपर मैंने लिख दी। लास्टली आपका आरडीएस कोरिलेशन भी इसी में आ गया इनफैक्ट एक्चुअली। ठीक, ऑल ऑफ दिस वाज मेंट टू अपीयर आपका यहाँ पे। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं इसमें, अब थोड़ा जो अपने इंटीग्रेटेड रेट लॉज है उनको डिराइव करना शुरू करते हैं। जो मेन बॉडी है चैप्टर का, हमने देखा है न्यूमेरिकल्स में ये काफी इन्वॉल्व होता है। तो एक एक करके देखते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन से शुरुआत करते हैं। क्या करोगे, पहले आप डिफरेंशियल रेट लॉ लिखोगे। रेट इज आपका माइनस डी आर बाई डी टी, बिकॉज ओवर हियर वी आर अंडर द अजम्पशन कि आपके सारे जब हम रेट लॉ डिराइव कर रहे होंगे हर जगह रिएक्शन क्या है, सिंपली रिएक्टेंट गोइंग टू प्रोडक्ट। तो ये वाला कोएफिशिएंट आपका 1 है, वो यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे 1/1 ही आ रखा है हमेशा। ठीक है, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो ऑर्डर में क्या लिख रहे हैं, इक्वल टू के आर की पावर 0। ठीक है, ये चीज है। तो इसको अब ये तो गायब ही हो जाएगा, 1 के बराबर है, हेंस इसको बस नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा आपका, आपका माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी, और दोनों तरफ अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट्स क्या लगा रहे हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम इंस्टेंट टी, उसको सिंपली आर लिख दे रहे हैं। दूसरी साइड पे टाइम 0 से लेके टी तक। तो और नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखो क्या हो जाता है, ये माइनस साइन का अगर ध्यान रखते हुए तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, आर नॉट माइनस आर इज इक्वल टू के टी। ये चीज आ जा रहा है, तो ये आपका इक्वेशन हो गया है। इस तरीके से लिख लो, या आप इसको ऐसे लिख लो, आर इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी, सेम चीज है ये। इसके ग्राफ की अगर हम बात करें, किस तरीके से अपीयर करता है, एक्सपोनेंशियल या स्ट्रेट लाइन आपका। ठीक है, टाइम के अगेंस्ट हम प्लॉट कर पा रहे हैं कन्वीनियंटली अपने आर को, बिकॉज y इज इक्वल टू आपका इस तरीके से, टाइम आपका x एक्सिस के लॉन्ग है, स्लोप क्या हो गया आपका माइनस के, इस तरीके से। तो ग्राफ कैसा आ रहा है, एंड ये हमने देखा एक अकेला रिएक्शन है जिसमें आपका रिएक्टेंट कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाता है, इट गोज टिल कंप्लीशन एट अ सर्टेन टाइम इंस्टेंट t। तो ये चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन और ग्राफ। फाइनली रह क्या जा रहा है आपका हाफ लाइफ, किस तरीके से निकालेंगे। इसी एक्सप्रेशन को यूज करते हुए इसमें कैसे लिख सकते हैं इसको, हाफ लाइफ पे कॉन्सेंट्रेशन बची कितनी होगी, आर नॉट बाय 2 इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के, और टाइम की जगह लिख देंगे t 1/2। तो जब इस t 1/2 को भी आइसोलेट करके दूसरी साइड पे लाएंगे सफाई से, तो दूसरी तरफ बच के आ जाता है आपका सिंपली आर नॉट बाय 2 के। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका हाफ लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर लिख ली। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का डेवलप करना शुरू करते हैं सारे एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर में स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, रेट इज माइनस डी आर बाई डी टी इज ऑल्सो इक्वल टू प्लस आपका के आर की पावर 1। तो ऐसे में विच इंप्लाइज आपका माइनस डी आर बाय आर इज इक्वल टू के डी टी। इस तरह से इंटीग्रेशन होगा, लिमिट्स पिछली बार वाले ही सेम रहेंगे। ठीक है, ये चीज तो 1/x dx का आपका इंटीग्रेशन करते हैं तो आ क्या जाता है ln x। तो हेंस स्टार्टिंग में कैसा दिखाई देगा आपका ln r नॉट माइनस ln r इज इक्वल टू
KT, ये चीज। तो एक तो ये भी कन्वीनियंट फॉर्म है बिकॉज यहां से हमारा क्या बन सकता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन सकता है। ठीक है, किस टर्म्स में, अगर हम इसको प्लॉट कर लें y एक्सिस पे अपना ln r पूरे को, ठीक है, तो दूसरी तरफ क्या रह जाएगा आपका ln r नॉट माइनस KT। तो ये समझ आ रहा है, आपका माइनस के हो जाएगा आपका स्लोप, ठीक है, एंड ln r नॉट हो जाएगा आपका y इंटरसेप्ट। तो ग्राफ कैसे दिखाई दे रहा है, टाइम ln r, intercept is ln r naught and slope is negative equal to minus k, ठीक है, नेगेटिव ऑफ दिस रेट कांस्टेंट। ये चीज क्लियर है। पर इसके आगे इसको फर्दर डेवलप करते हैं, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ln आपका, ठीक है, r नॉट बाय r ले लेते हैं चलो इसको, तो इक्वल टू आ रहा है आपका kt। ये इसका एक दूसरा पॉपुलर फॉर्म है। फर्दर इसमें अगर दोनों तरफ हम एंटी लॉग ले लेते हैं तो फाइनली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम इंस्टेंट इज r नॉट मल्टीप्लाइड बाय e की पावर माइनस kt। और इससे कॉरेस्पॉन्डिंग भी अगर ग्राफ बनाए तो इस तरह का ग्राफ आएगा जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था, इंट्रोडक्शन में। यही जो हम देख रहे थे कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम एक्सपोनेंशियली ऐसे डिक्रीज कर रही थी, और ये इंटरसेप्ट इज r नॉट। ठीक है, ये चीजें क्लियर। पर हम इसमें देख रहे हैं कि ये जो बीच वाली इक्वेशन है जिसका ग्राफ हम नहीं बना रहे हैं डायरेक्टली, एक्चुअली सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स में यही यूज होती है। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो यही फॉर्म इस इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा इसका मॉडिफिकेशन इस तरीके से फिंगर टिप्स पे रहना चाहिए कि कल को लेट्स से क्वेश्चन में जस्ट एक अननोन है, लेट्स से हमारा रेट कांस्टेंट, बाकी सारा डेटा गिवन है, तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, k इज इक्वल टू 1/t ln r नॉट बाय r। एंड एक इसका और हम क्या याद रख के चल सकते हैं कन्वीनियंटली स्टार्टिंग से ही, कि जस्ट अगर क्वेश्चन में टाइम बताना हो, बाकी सब कुछ नोन हो, तो किस तरीके से t इज इक्वल टू 1/k ln r नॉट बाय r। ठीक है, कि इतना क्विक एक्सेस होना चाहिए कि ये भी नहीं कि एग्जाम में पहले आप ये लिख रहे हो और फिर उसको रीअरेंज करके ये लिख रहे हो, सारे मोमेंट्स वहां पे प्रेशर है, टाइम आप कंजर्व करो ज्यादा से ज्यादा। तो डायरेक्टली आप अपना रफ वर्क भी जो कर रहे हो, स्टार्ट ही पहला स्टेप इस किसी इक्वेशन से आप करो। ठीक है, इसलिए इनकी आदत रहनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर सब कुछ। अब इसमें रह क्या गया है, जस्ट हाफ लाइफ वाला एक्सप्रेशन डेवलप करने का। ये तो हाफ लाइफ वाला अगर हम देखें यहाँ से, ये बीच वाली इक्वेशन से ही अगर बनाते तो किस तरीके से दिखाई देता आपका, कि ln आपका r नॉट अपॉन r नॉट बाय 2 वुड हैव बीन इक्वल टू k t 1/2। और अगर ये r नॉट कैंसिल हो जाता तो फाइनली हमने जैसे कि देखा है क्या एक्सप्रेशन आता है हमारा, विच implies हाफ लाइफ इज आपका ln 2/k। ln 2 की वैल्यू आप 2.303 log 2 करके भी आप एडजस्ट करो तो फाइनली कैसे आती है, क्या याद कर सकते हैं, 0.6932 ऐसे करके अपॉन के, और या तो खाली 3 डेसिमल प्लेस तक भी सफिशिएंट है। बाकी वो क्वेश्चंस में हमने देखा है जो इंटीजर टाइप वाले भी होते हैं, वो जो नीचे ब्रैकेट्स में गिवन वाली वैल्यूज हैं उस पर भी बहुत डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके से इसको लेके चल रहे हैं। यहाँ तक सब कुछ क्लियर। अब एक काम जो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी में नहीं होता पर क्वेश्चंस इस पे फिर भी आ जाते हैं, एंड इसमें एक्सक्यूज भी हमारे पास ज्यादा नहीं रहना चाहिए बिकॉज इसको इंटीग्रेट करना इक्वेशन को इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, कंसिडरिंग आप मैथ्स के भी स्टूडेंट्स हो, आप वहां पे इससे फार मोर डिफिकल्ट इंटीग्रेशन के साथ आप डील कर ही रहे होते हो। यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है, स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, रेट माइनस dr/dt इक्वल टू आपका k r की पावर n। इस तरीके से ये चीज हो गई। और इसमें आप समझ ही रहे हो कि यहाँ पे वो डोमेन वगैरह भी देखें तो n इक्वल टू 1 वाली वैल्यू एक्सक्लूड करके हम डील कर रहे होंगे। करते करते नेक्स्ट स्टेप में हमारा कैसे ये अपीयर करेगा,
कि अपना माइनस डी आर अपॉन आर की पावर n इज इक्वल टू k डी टी, 0 टू t एंड आपका r नॉट टू r एज बिफोर। ठीक, तो अगेन नेक्स्ट स्टेप में कैसा आ जाएगा, अब इंटीग्रेट करेंगे जब r की पावर चाहे माइनस n ले लो इसको इस तरह से इमेजिन करके, तो इंटीग्रेट करके आएगा क्या आपका, थोड़ा सा मैं इसको ऐसा रफ में दिखा रहा हूं कि आपका इनिशियली बनेगा क्या, इंटीग्रेट करके r की पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन, राइट, इससे सहमत हो। तो इसको इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट लाइक दिस कैसे लिख ले रहे हैं हम, अपना डिनोमिनेटर में ही रखते हैं इसको, r की पावर n माइनस वन। एक तो देखो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर हमने निकाल लिया था, तो इट इज सेफ टू अज्यूम कि अगर हम ये इक्वेशन कर भी रहे हैं दिस इज फॉर हायर ऑर्डर्स। ठीक है, तो आपका n माइनस वन वाली वैल्यू ही पॉजिटिव रहेगी, आपकी 1 माइनस n वाली वैल्यू नेगेटिव रहेगी, तो ऐसा सूटेबल नहीं है इसको रखना। एक ये चीज एडजस्ट हो गई। इसके अलावा ये जो आपका डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस एन है, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, पर ब्रैकेट के बाहर भी एक माइनस साइन वेट कर रहा है, तो इवेंचुअली वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और फिर लिमिट्स लगा दें अगर, यही अपनी किस तरीके से आर नॉट से लेके आर, दूसरी तरफ पे तो सिंपली क्या पड़ा है, के टी, ये चीज हो गई। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, 1 अपॉन एन माइनस वन टाइम्स ऑफ, ब्रैकेट्स में आप ले लो 1 अपॉन आर की पावर n माइनस वन माइनस 1 अपॉन आर नॉट की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू के टी। ठीक है, एक ये कन्वीनियंट फॉर्म लग रहा है मेरे को इस इक्वेशन का, बिकॉज यहाँ पे इंश्योर्ड है कि सब कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव है n माइनस वन, अंदर में आप यहाँ देखोगे r इज लेस देन आर नॉट, तो 1 अपॉन आर इज ग्रेटर देन 1 अपॉन आर नॉट, तो ये वाला पोर्शन भी पॉजिटिव हो गया, ये वाला पोर्शन तो है ही आपका पॉजिटिव। ये सबसे साफ सुथरा तरीका है इसको याद रखने का, इस इक्वेशन को, एंड डेवलप करना भी हम देख रहे हैं बहुत मुश्किल नहीं है। पर इससे भी ज्यादा फाइनली जो काम की चीज है वो क्या है, कि यहां से अगर हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन अगर डेवलप करें तो किस तरीके से दिखाई देगा। अगेन वही हम देखते हैं, इसमें क्या डालेंगे, आर की जगह आर नॉट बाय टू, और उसको करते करते डेवलप हमने देखा है लास्ट में जो काम की चीज है एक आ क्या जाती है, हाफ लाइफ की प्रोपोर्शनैलिटी किससे आ रही होती है, आर नॉट की पावर 1 माइनस एन। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली ये है, एग्जाम पैटर्न को अगर आप ऑब्जर्व करो, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं, 2025 में भी आ रखे हैं। ठीक है, तो यहां हम अराइव करना चाह रहे थे फाइनली। क्लियर है, इससे आगे बढ़े। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के अगर आप एग्जांपल्स देखो, एनसीईआरटी वाले स्पेसिफिक एग्जांपल्स, तो किस तरीके से उसने दे रखे हैं। अब वो कह रहा है, देखो जीरो ऑर्डर वैसे सोचने में थोड़ा बेतुका सा लगता है कि आपका मॉलिक्यूलैरिटी जीरो हो गई है, कुछ कोलाइड ही नहीं हो रहा, रिएक्शन में हो क्या रहा है। पर ये मोस्टली किस तरह के सिचुएशंस है, जब आपके कुछ गैशियस सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं किसी मेटल कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होके, और जो कि आपने देखा था जैसे सरफेस केमिस्ट्री वाले भी जो कॉन्सेप्ट्स थे कि वो सैचुरेट हो जाता है, यूनिमोलिकुलर लेयर बना देता है। ठीक है, तो फिर उसकी कॉन्सेंट्रेशन मैटर करना बंद कर जाती है, बिकॉज वो कॉन्स्टेंट ही हो जाती है एक तरीके से। यही चीज जो हम आगे जाके जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी देखेंगे। तो एसेंशियली पहला वो एग्जांपल इस तरीके से दे रहा है आपका कि अमोनिया का डीकॉम्पोजिशन ऑन सरफेस ऑफ प्लैटिनम बनेगा क्या आपका, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस। ठीक है, पर जो रेट एक्सप्रेशन है ना वो अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाता है एट वेरी हाई प्रेशर्स, बिकॉज ये चीज खुद अपने आप में वो कांस्टेंट के अंदर ही वो दूसरा कांस्टेंट अब्सॉर्ब हो रखा है। ऐसे ही नीचे वाला अगर आप देखो, गोल्ड के सरफेस पे वो कह रहा होता है किसका डीकॉम्पोजिशन, HI का, क्या देगा ये ऑब्वियसली अब हाफ
H2 प्लस हाफ I2। तो इस तरीके से सिमिलरली देखें, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कौन से स्पेसिफिक एग्जांपल्स ये कोट कर रहा है, सबसे पहले वो दे रहा है आपका क्या, कैटालिटिक रिडक्शन, जिसमें कि वही सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। कैटालिटिक रिडक्शन में जैसे आप एक एग्जांपल उठा लो, सिंपली आपका कि ठीक है, इथाइलिन गैस आपका ये C2H4 रिड्यूस हो रहा है टू गिव इथेन, लेकिन H2 आपने देखा है कहाँ होता है, वो निकल पैलेडियम या प्लैटिनम के सरफेस के ऊपर सैचुरेटेड होता है ना, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट जाने लगता है आपका रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, रेट एक्सप्रेशन कैसा हो जाता है कि इथेन की कॉन्सेंट्रेशन तो मैटर करती है, पर H2 की कॉन्सेंट्रेशन से वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, हेंस ये फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दिस क्या लिख रखा है क्लियर साफ साफ अक्षरों में, कि सारे रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशंस आपके प्रोसीड कर रहे हैं वाया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। उसके ऊपर क्वेश्चन भी एक अभी हम देखेंगे 2025 में, बट मेन आइडिया बीइंग कि रेडियो एक्टिविटी के लिए बस मैटर क्या कर रहा है कि वो हैवी न्यूक्लियाई हैं कितने। रेडियो एक्टिविटी आपने देखा है कि होता क्यों है, एसेंशियली वो न्यूक्लियस इतना भारी हो जाता है कि उसके अंदर वो बाइंडिंग एनर्जी नहीं जनरेट हो पा रही। ठीक है, न्यूट्रॉन्स की कमी पड़ रही है, तो वो दो हल्के न्यूक्लियस में टूट जाता है, बिखर जाता है। उसको रिएक्शन में पार्ट लेने के लिए आप समझ रहे हो कि उसको कहीं कोलाइड नहीं करना पड़ रहा, किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करना पड़ रहा, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस कि पड़े पड़े वो इतना अनस्टेबल है कि प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। हम देखेंगे वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, खाली एक चीज मैटर करेगी क्या, कि आपके पास न्यूक्लियस है कितने। ठीक, नहीं नहीं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियस कितने ये मैटर कर रहा है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन वो जो भी चीज, वो रेडियो एक्टिव सैंपल जो कि डिसइंटीग्रेट हो रहा है, जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसमें जस्ट वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आगे जाके हम देखेंगे कि इसमें आपके वो सारे कॉन्सेप्ट्स फेल होने लग जाएंगे, इसमें कोई आर्रीनियस इक्वेशन नहीं है, इसमें कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है। ठीक है, कोई एज सच रिएक्शन नहीं हो रहा है। या फिजिक्स में भी आप इसके साथ डील करते हो, आपका मॉडर्न फिजिक्स में, तो ये चीज है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिस्कशन कर लेते हैं, इसको जस्ट रिवाइज करते हैं एक बार। एग्जाम्पल इसका क्या था आपका, एस्टर हाइड्रोलिसिस। तो एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है आपको, जैसे हम इनिशियल फाइनल की टेबल बनाते हैं वो बना रखा है, और स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने ले रखी है एस्टर की 0.01 और H2O की 10। ठीक, बाद में वो दिखा रहे हैं कि ये जैसे कंज्यूम हो गया है, अब H2O बच कितना जा रहा है 9.99, ये भी कितना बन रहा है, ऑल्दो प्रोडक्ट साइड से हमको कुछ खास लेना देना नहीं है, यहाँ से कुछ भी हमारा जजमेंट हम बेस नहीं कर रहे हैं, पर इस साइड में अगर अब आप देखो तो रेट एक्सप्रेशन अगर हम ऐसे लिखने का कोशिश कर भी रहे हैं कि एस्टर की पावर 1 एंड वाटर की पावर 1, पर यहाँ पे बस इशू क्या है कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन अगर आप देखो लगभग क्या लग रही है, कांस्टेंट ही विद टाइम। ठीक है, कुछ खास उसमें चेंज नहीं हुआ, तो इसको अगर हम एक कांस्टेंट की तरह ही डील करें k डैश, और इसको अब्सॉर्ब कर लें k के अंदर ही, तो अब एक्सप्रेशन कैसा बन जाएगा, रेट k डबल डैश एस्टर की पावर 1। एंड अब जो रिएक्शन जो एक्चुअली बायोमोलिकुलर है, पर वो अपीयर कैसा कर रहा है, यूनिमोलिकुलर, फर्जी यूनिमोलिकुलर आपका ये रिएक्शन सूडो। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका ये इस तरीके से इसका आइडिया है। के डबल डैश को हम कैसे रेफर कर सकते हैं, एज अ मॉडिफाइड रेट कांस्टेंट। ठीक है, हाँ, यही चीज कि मान लो कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब 2025 में तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं एक्सप्लॉइट हुआ है, पर अगर वो पूछ ले ऐसा सा आपको कुछ डेटा देखे कि रेट कांस्टेंट है क्या रिएक्शन का, तो ध्यान रखना कि वो आपसे के मांग रहे होंगे, के डबल डैश वाला आंसर मत दे आना। ठीक है, रिलेशन पता चल रहा है ना इनके बीच में, जैसा कि ये अथर बता रहे हैं कि क्या चीज आपका के डबल डैश इज एक्चुअली के इंटू के डैश, वेर के डैश क्या होगा,
ठीक है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जितनी भी दे रखी है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, अब हर बार ये क्वेश्चन इस रूप में नहीं आपके सामने आएगा कि एस्टर हाइड्रोलिसिस ही हो रहा है, पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जब जब ऐसा सिचुएशन हो कि एक रिएक्टेंट के मुकाबले दूसरा रिएक्टेंट बहुत ज्यादा एक्सेस में अपीयर कर रहे हैं, जैसे कि आप यहां देख रहे हो एस्टर के मुकाबले वाटर इज 1000 टाइम्स आपका, ठीक है, तब तब आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। ठीक, हाँ, सूडो फर्जी नकली, ठीक है, इस तरीके से कि ये है तो असलियत में तो ये सेकेंड ऑर्डर ही है, पर बस देखने में ये फर्स्ट ऑर्डर लग रहा है नहीं, ठीक है। पर इसको हम ऐसे कर इसलिए रहते हैं ट्रीट बिकॉज इसमें अपनी कैलकुलेशंस आसान हो जाती है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात करते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या था? बताओ। ठीक है, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट देखो ये चीज है, स्पेसिफिकली तो अगर बात करें ये रेट कांस्टेंट्स का रेशियो होता है, के एट 35 डिग्री सेल्सियस अपॉन के एट 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एनसीईआरटी कैसे डील कर रही होती है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट वर्ड भी एज सच इतना नहीं यूज करते, पर वो बस एक उन्होंने क्या लाइन ड्रॉप कर रखी होती है कि इट इज ऑब्जर्व्ड कि फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान से अगर आप इस सेंटेंस को देखो तो क्या लिख रखा है उसने, रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स नहीं, हो कहता है रेट ऑफ रिएक्शन नियरली डबल्स, नहीं देखो आप इस तरीके से है तो, ठीक है, ये सेंटेंस चल रहा है, पर आप देखना एक क्वेश्चन भी आ रखा है जिसमें एसेंशियली वो आपसे, ठीक है, ऐसे रिएक्शन का जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट एग्जैक्टली 2 है उसका एक्टिवेशन एनर्जी मांग रहा होता है। आगे जाके हम देखेंगे उसका डेरिवेशन वगैरह सारा वैंट ऑफ इक्वेशन आती है सब कुछ, पर इंटरेस्टिंग चीज ये कि वो वैल्यू आप रट के चल सकते हो, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होनी चाहिए फॉर वो नियरली डबल ना हो, जिससे एग्जैक्टली डबल हो जाए, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी आप देखो, नंबर एक ऐसा है जो याद रखना मेरे हिसाब से ज्यादा मुश्किल नहीं आ रहा है, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये तो काफी कन्वीनियंट है, 56.789 किलो जूल पर मोल। ये हम देखेंगे आगे जाके एक क्वेश्चन में भी है, पर इट इज एडवाइजेबल कि आप घर से ये वैल्यू रट के चले जाओ, एग्जाम में क्वेश्चन आए भी तो वहां बैठ के आपको ना उसको सॉल्व करना पड़े, ठीक है, काफी कन्वीनियंट वैल्यू है। नेक्स्ट देखते हैं अपना अरेनियस इक्वेशन क्या है, सिंपली आपका k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, इस तरीके से, ठीक बात। यहाँ पे ये टर्म्स के इंडिविजुअली इनके मीनिंग क्या है, के तो चलो आपका रेट कांस्टेंट था आपको पता ही है, नए टर्म्स यहाँ पे क्या है, ए इज आरेनियस कांस्टेंट या फिर प्री एक्सपोनेंशियल, क्या बुलाते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और या तो फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर। अच्छा, आरेनियस इक्वेशन हम पढ़ी क्यों रहे हैं? क्योंकि ये क्या काम करवाता है हमसे, ये कोरिलेट करवाता है रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर को, एक्टिवेशन एनर्जी की भी ये डिपेंडेंस दिखाता है, पर यहाँ पे जैसे ये चीज हम देख रहे हैं कि ये रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर की जो डिपेंडेंस है, अभी जो स्टार्टिंग में भी हमने डिस्कस करा था वो चीज का ये, ठीक है, मैथमेटिकल बन के निकलता है इंटरप्रिटेशन। तो इसके थ्रू आपको एक चीज ये दिख रही है कि जब टेम्परेचर इनफाइनाइट हो, जब रिएक्शन अपने मैक्सिमम पॉसिबल रेट पे प्रोसीड कर रहा हो, तब रेट कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, ए के, ठीक है। टेम्परेचर अगर आप टी इक्वल टू इन्फिनिटी करो तो ई की पावर क्या हो ये ई की पावर आपका टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, तो ये वाला साइड तो 1 हो जाएगा, तो बस बचेगा क्या आपका के इक्वल टू ए। तो ये जो आप ए लिख रहे हो आरेनियस कांस्टेंट, ये एक्चुअली इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या, इट इज एक्चुअली मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू
मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू अटेनेबल बाय के, ठीक है, इस तरीके से एट आपका टेम्परेचर T इक्वल टू इंफिनिटी, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर देखें नया टर्म कौन सा आ रहा है, ये क्या चीज है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन तो क्या लिखनी, मोर इंपॉर्टेंट इज जो नीचे हम जो काम करेंगे इसको ग्राफ के तौर पे ही समझ लेंगे कि कहां से कहां तक इसको नापना होता है। ये चीज हो गई, बाकी आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी आपका टेम्परेचर, ठीक है। और दो मेन काम यहाँ हो रहे हैं कि के को ये कोरिलेट करवा रहा है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी के साथ, टेम्परेचर के साथ, इस तरीके से। अब इसका ग्राफ बना के देखते हैं, ठीक है। ग्राफ कैसे दिखाई दे रहा है, दो तरह के ग्राफ बना लेते हैं अपने, ठीक है। कौन से दो, गेस करो, दो ग्राफ क्यों बना रहे हैं अलग अलग, आपका एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, ठीक है, इस तरीके से। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट क्या हो रहा होता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहा है रिएक्शन आगे बढ़ रहा है। वर्टिकल एक्सिस पे क्या प्लॉट हो रहा है आपका, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है, इस तरीके से। अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट है क्या, रिएक्टेंट्स, एंड पॉइंट है क्या, प्रोडक्ट्स। अब दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, बीच में कुछ इंटरमीडिएट वगैरह आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, बीच में जो सिचुएशन बन रही है, तो इस पोर्शन को बुलाते क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखते हैं मेजरमेंट्स इसमें क्या क्या करने हैं हमको। सबसे पहले तो आपका, चलो ये एनर्जी लेवल्स भी अगर थोड़े ऐसे देख लें, ठीक है। तो एक तो ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है कि कंपेयर टू इनिशियल पोजीशन रिएक्टेंट से आपको कितना ऊपर जाना है रिएक्शन करवा देने के लिए। दिस इज आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ क्या चीज, फॉरवर्ड रिएक्शन। सिमिलरली अगर आप रिवर्स आओ, उल्टा वापस प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट बना दो, तो आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, इतनी। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और ये जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में जो गैप है, इसको हम क्या बुलाते हैं, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। एंड साथ ही साथ क्या याद रखना है हमको हमेशा, कि इट इज ऑलवेज इक्वल टू EAF माइनस EAB, इट इज ऑलवेज फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, उल्टा नहीं करना है इसको कभी। तो यहाँ पे अगर आप देखो आपका कैसे आ रहा है, EAF वॉज ग्रेटर देन EAB, ये पॉजिटिव आ रहा है। हेंस ये वाला ग्राफ किसके लिए है, फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस। सिमिलरली इस वाले ग्राफ में आप देखोगे तो डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका, ये EAF, EAB इस बार ज्यादा है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे डेल्टा एच कितना है, ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया अपना। सो दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक, ठीक है। यहां तक क्लियर है सब कुछ। अब इसमें एक्टिवेशन एनर्जी आपको समझ आ गई। थ्रेशोल्ड एनर्जी जो एक चीज है वो क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जीज की अगर जीरो से आप देखो कितना डिफरेंस है ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। ग्राउंड लेवल के रिस्पेक्ट में इसकी टोटल एनर्जी कितनी है, सो दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। एंड डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड इंटरमीडिएट जैसे कि हमने बात करी ली, मतलब एक बार और आपको देखना है इसको जल्दी से, तो इस तरीके से फर्ज करो जस्ट कि आपका अगर SN2 रिएक्शन हो रहा है तो आपका ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे सिंगल स्टेप। लेकिन अगर आपका SN1 रिएक्शन हो रहा है तो ग्राफ कैसे दिखाई देगा, ठीक है। एंड ऐसे में दीज आर योर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस, बट ये कौन है, ये इंटरमीडिएट है, ठीक है। इसको आप ऑब्टेन भी कर सकते हो, जैसे हमने देखा आपका कार्बोकटाइन आप चाहो तो डिजॉल्व है पानी में, ठीक है, उसको आप फिर भी ऑब्टेन कर सकते हो। लेकिन आपका जो ट्रांजिशन स्टेट है
वो बस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ही है, उसको आप देख नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरह से ये नीचे बस एक ये लेबल डाल लेना, SN2 एंड SN1 इसमें काफी रहेगा। लास्ट पोर्शन अगर देखें आपका, एक और आपका ये ग्राफ आ रहा है यहाँ पे, किस तरीके से दिखाई देता है ये, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस में भी आपका था ये। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, जो बेल कर्व बनता है हमारा, जो हमने देखा था, तो ग्राफ की शेप किस तरीके से है? ऐसे प्लॉट क्या हो रहे हैं दोनों एक्सिस पे, यहाँ पे क्या है आपका एनर्जी, कौन सी एनर्जी कह लें, इनफैक्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट वाली जो है थर्मल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी। वर्टिकल एक्सिस पे क्या प्लॉट हो रहा है बताओ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड, ऐसे लिखने की इसको आदत डाल लो, NE/N टोटल। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें, यहाँ पे जस्ट एक बात चल रही है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार जितने मॉलिक्यूल्स ने कर लिया है वो लोग सक्सेसफुली रिएक्शन को कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर आप देखो किसी पॉइंट पे है, लेट्स से यहाँ पे, तो एज ऑफ नाउ खाली इतना प्रोपोर्शन इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो ग्राफ किस तरीके से शिफ्ट होता है? ठीक है, क्या ध्यान रखना है, नेट एरिया अंडर द ग्राफ सेम रहता है। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो इंक्रीज हो नहीं सकते, पर क्लियरली हो क्या गया है आपका कि थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा वाले जितने मॉलिक्यूल्स थे वो बढ़ गए, एंड दैट इज वाई आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, ये एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग टेम्परेचर है, क्या आपका येलो वाला ग्राफ वॉज T1, व्हाइट वाला टेम्परेचर T2, वेयर आपका T2 ग्रेटर देन T1 चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और क्या इंपॉर्टेंट है, आर्हेनियस इक्वेशन जो हमने देखी थी उसका लॉग लेना आना चाहिए उसमें। किस तरीके से, अगर इसको हम लिख रहे हैं k इक्वल टू a e की पावर माइनस EA बाय RT, तो विच इम्प्लाइज आपका ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA बाय RT, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप देखो ग्राफ आपका कैसा बन रहा है, एक्सपोनेंशियल या स्ट्रेट लाइन? ठीक है, ln k को हम प्लॉट कर रहे हैं y एक्सिस पे, 1/t को लेंगे पूरा किस पे, x एक्सिस पे, माइनस EA/r क्या हो जाएगा अपना स्लोप, एंड ये अपना y इंटरसेप्ट। तो ग्राफ किस तरीके से आ रहा है अपना, ठीक है, यहाँ पे भी है 1/t, यहाँ पे भी है ln k। ठीक है, ये क्या हो जा रहा है आपका ln a, स्लोप इज माइनस EA/r। ध्यान रहे अगर ये लॉग यहाँ प्लॉट हो रखा है तो वहां पे एक वो 2.303 भी आ रहा होगा स्लोप वाले पोर्शन में। ठीक, किसको हम लिखते हैं log k इज log a माइनस EA/2.303 r, इस तरीके से। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट अपना दो वर्ड्स यूज कर रखे हैं, कैटलिस्ट और इनहिबिटर। ठीक है, वो बोल के ही चल रहे हैं कि आपका कोई चीज अगर ऐड करी जिससे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो रहा है तो उसको कैटलिस्ट बुलाने के बजाय उसको अवॉइड करना है, क्या बुलाना है इंस्टेड, एज अ इनहिबिटर। एक तो इस तरीके से डेफिनेशन आपकी क्या चीज है, कैटलिस्ट कौन सब्सटेंस है आपका, इंप्रूव्स रेट ऑफ रिएक्शन, किस तरीके से, बाय प्रोवाइडिंग इट विद ऑल्टरनेट पाथवे, या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म कह लें। ठीक है, सच दैट एक्टिवेशन एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो कम हो जाए। ठीक है, दैट reduces एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। तो एक तो ये चीज हो गई अपनी डेफिनेशन। ठीक है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी एक दे रखा है,
कि आपका कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, इंटरमीडिएट उसके साथ वो फॉर्म कर रहा होता है, और लास्ट स्टेप में जैसे कि हमने देखा है अपने ऑर्गेनिक के रिएक्शन मैकेनिज्म्स में भी कि वो रिजेनरेट हो जाता है, रिकवर हो जाता है, वापस डिटैच हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्ड्स अगर दिखाई दे तो दैट इज व्हाट दे रेफरिंग टू। आपका ग्राफिकली अगर बात करें, ग्राफ किस तरीके से दिखाई देगा, ये जो भी अपना रिएक्शन चल रहा था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कैटलिस्ट, फिर ये कैसा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे आपके स्टार्ट और एंड पॉइंट कोइंसाइड करने चाहिए, पर बस हुआ क्या है मेन चेंज आपका कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है, एंड वो भी आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस दोनों के लिए सेम मैग्नीट्यूड से कम हुई है। तो इफेक्टिवली देखना आपका सिंस स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स भी सेम है, आपका डेल्टा एच रिएक्शन का, डेल्टा जी, इस तरह की कोई चीजें चेंज नहीं होती है। ऑल्सो यहाँ पे इम्प्लाइंग कि सिंस आपका डेल्टा जी चेंज नहीं होता है, तो रिएक्शन अगर आपका स्टार्टिंग में ही नॉन स्पॉन्टेनियस था, अगर नहीं होने वाला था, तो अभी भी वो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो वही है आपका। ठीक है, डेल्टा जी पे कोई इफेक्ट नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं है, जितना आपको यील्ड मिलने वाला था उतना ही मिलेगा, वो सारी चीजें सेम रहती हैं, बस यू रीच दैट इक्विलिब्रियम फास्टर। ठीक है, शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे नो इफेक्ट। ठीक है, no effect on equilibrium concentrations, just that it is reached faster। ये चीज है। ठीक है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल जो दे रखा है कैटालिसिस का, कौन सी इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, मैच स्टिक पे जैसे आपको बताया था जो इक्वेशन होती है ऑक्सीजन सप्लाई इनरिच करने के लिए, क्या होता है आपका KClO3 डिसइंटीग्रेट करके क्या देता है KCl प्लस 3/2 O2 विच इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्टन आपका। ठीक है, इस तरीके से। पर यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है कैटलिस्ट, जो देख लो, पहले ध्यान नहीं दिया होगा, कौन सा है MnO2। ठीक है, और कोलिजन थ्योरी पे आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं है आपके 2025 में भी इस तरीके से, तो इसको हम ज्यादा डील नहीं करेंगे, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्लियर है, तो ये आपके शॉर्ट नोट्स थे सारे। बच्चों, शॉर्ट नोट्स आर डन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे, और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, don't give up, and let's meet in the next class. Go for Jeet.